दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज जिला से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जहां खबर यह है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत पवाखाली में 3 बच्चों के तालाब में डूबने से जान चली गई है, जिससे परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों बच्चा धान रोपने के बाद तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे। चूँकि तालाब बारिश के पानी से लबालब था और तीनों बच्चा नहाने की नीयत से तालाब में उतर गए। इन तीनों को तालाब की गहराई के बारे में पता नहीं था और तालाब में डुबकी लगाने लगे। इस बीच पैर फिसलने से तीनों तालाब की गहराई में चले गए, जिससे इन तीनों की जान चली गई। आपको बता दूं कि सीमांचल सहित पूरे बिहार में बाढ़ का कहर अभी जारी है। जहां इस बाढ़ की पानी में डूबने से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। जहां कुछ दिन पहले किशनगंज जिला के ही कोचाधामन थाना क्षेत्र के सराय गाँव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई थी। इसीलिए केडीबी लाइव आप लोगों से बाढ़ के पानी में नहाने से सतर्क रहने की अपील करती है। दोस्तों बात करते हैं कि ओवर स्पीडिंग के कारण बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले टायरों के लिए अब कुछ नए मानकों को तय कर दिया है। साथ ही नए डिवाइस और मौजूदा टायरों के लिए मानक को लागू करने के लिए समय भी तय कर दिया है। नए डिजाइन वाले टायरों का आगामी 1 अक्टूबर से नए मानकों के अनुरूप उत्पादन होगा। जब मौजूदा टायरों में ये मानक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देश में हर साल करीब 85,616 सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, जिनमें करीब 32,873 लोगों की जान चली जाती है। इन हादसों के होने के एक बड़ा कारण मौजूदा उपलब्ध टायरों का ओवर स्पीडिंग की वजह से गर्म होकर के फटना या फिर ब्रेक लगने में स्लिप होना होता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ऐसे हादसों को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने टायरों के लिए 2 अलग अलग मानक टायर रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड को तय कर दिया है और दोनों को लागू करने के लिए समय सीमा को भी तय कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि अभिनेता सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। जहाँ अभिनेता ने एक बार फिर से अपनी दरिया दिली दिखाई है। जहाँ सीवान के जीरादेई प्रखंड के बंधु श्री राम गाँव की रहने वाली प्रियांशु को सोनू सूद का साथ मिला है। जहाँ अभिनेता सोनू सूद ने प्रियांशु की मदद करने का ऐलान किया है। प्रियांशु की खबर मीडिया में आने के बाद सोनू सूद ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। सोनू सूद ने लिखा है कि चलिए अब दोनों पैरों से नई शुरुआत करें। दरअसल सीवान की प्रियांशु दिव्यांग है। हादसे में उसने एक पैर गंवा दिया था, जिस कारण से उसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि फिर भी प्रियांशु को पढ़ाई का ऐसा जुनून है कि हर दिन 1 किलोमीटर पैदल चल करके पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती है। मीडिया में खबर आने के बाद प्रियांशु ने बताया था कि स्कूल जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है। अगर उसे कृत्रिम अंग मिल जाए तो फिर वह चल करके स्कूल जा सकती है। खबर के सामने आने के बाद डीएम ने गंभीरता दिखाते हुए बिहार राज्य शिक्षा परियोजना के तहत बैसाखी और ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया। आपको बता दूं कि प्रियांशु बहुत ही कम उम्र में एक हादसे का शिकार हो गई थी। जहां उस हादसे में प्रियांशु को अपना बायां पैर खोना पड़ा था। हालांकि उसने अपना हौसला नहीं खोया और फिर हर दिन एक पैर से चल करके 2 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए स्कूल जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। जहां वहीं अब इसमें एलजेपी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। जहां चिराग पासवान बिहार की राजनीति को महाराष्ट्र के राजनीतिक से जोड़ते हुए बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ सकती है। जहां चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके से परस्पर विरोधाभास देखने को मिल रहा है और आरजेडी अपने को लगातार मजबूत करने में जुटी है, ऐसे में बिहार में नए समीकरण
समीकरण और नए गठबंधन की सुगबुगाहट हो रही है। आने वाले समय में महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सियासी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को 8 जिले में शामिल करा लिया था, जिसके बाद ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जहां इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां इतना ही नहीं, शनिवार से आरजेडी ने सदस्यता अभियान की भी शुरुआत कर दी है, जिसमें विधायक हर वार्ड में लोगों से पार्टी का सदस्य बनने की अपील करेंगे। तेजस्वी यादव जहां अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। जहां अब चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार की जेडीयू भी मजबूती से खड़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मछली पालन करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर समेत सभी जिलों में मछली पालन कर सकते हैं, जहां इसके लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार के किसानों को निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसकी मदद से किसान मछली का उत्पादन कर सकेंगे। आपको बता दूं कि तालाबों की जीर्णोद्धार के लिए सरकार के द्वारा प्रति हेक्टेयर 6 लाख रुपए खर्च निर्धारित किया गया है, जिसका 40% अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को तथा 30% अनुदान अन्य वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। अगर आप भी सरकार से अनुदान लेकर के मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब विभाग ने कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाश करके इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले भूमिहीन लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, यानी कि उनके लिए जिसके पास जमीन नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में सभी भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल जमीन देगी। SC ST अति पिछड़ा के साथ ही पिछड़ा और स्वर्ण तबके के लोगों को भी जमीन दिया जाएगा। खबर के अनुसार वर्तमान समय में सिर्फ SC ST और EBC वर्ग के भूमिहीन लोगों को सरकार के द्वारा जमीन देने का प्रावधान है, लेकिन बहुत जल्द अब सभी वर्ग के भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल तक जमीन दिया जाएगा फ्री में। इसकी तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में इससे संबंधित मसौदा को अंतिम रूप देने में लगा है। बहुत जल्द इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट के पास लाया जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद विभाग ये पता लगा सकेगा कि बिहार में सामान्य और अन्य सभी वर्ग में भूमिहीन लोगों की संख्या कितनी है। इसके बाद जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें 5 डिसमिल जमीन फ्री में दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, यानी कि गांव छोड़ करके लोग जा रहे हैं। खबर के अनुसार गंगा, महानंदा, बागमती, गंडक, कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बक्सर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया समेत कई जिलों के गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। आपको बता दूं कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 100 से ज्यादा गांवों के करीब 2 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। कई जिलों में कटाव के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के कई जिलों के गाँवों में बाढ़ के डर से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करना शुरू कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की टीम अलर्ट है, ताकि लोगों को बाढ़ से ज्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून के एक्टिव होने के बाद कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के साथ हो रहे वज्रपात से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती ही जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज, सिवान, नालंदा समेत 6 जिलों में ठनका गिरने से यानी कि वज्रपात से 6 लोगों की जान चली गई। खबर के अनुसार कल गोपालगंज में ठनका की चपेट में आने से 1 व्यक्ति की जान चली गई, जबकि सिवान में 1, नालंदा में 1, वैशाली में 1 और गया और कैमूर में भी ठनका की चपेट में आने से 1 व्यक्ति की जान चली गई। आपको बता दें कि गोपालगंज में धान की रोपनी के दौरान वज्रपात से 1 महिला की जान गई, जबकि दंपति समेत 6 लोग झुलस गए। इस तरह से वज्रपात कई जिलों के लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वज्रपात से जान जाने पर गहरी संवेदना जताई है। साथ ही साथ उन्होंने सभी मृतक के परिवार वालों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। वहीं लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भागलपुर, समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया समेत 28 जिलों में कोरोना के 226 नए मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी है। खबर के अनुसार बिहार के पटना में सबसे अधिक 114, सहरसा में 13, अरवल में 10 और भागलपुर में 10 नए मरीज मिले हैं। जहाँ वहीं अररिया में 2, अरवल में 10, औरंगाबाद में 1, बांका में 8, बेगूसराय में 7, भोजपुर में 2, दरभंगा में 2, गया में 6, गोपालगंज में 3 और जहानाबाद में 6 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं कटिहार में 2, खगड़िया में 5, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 2, पूर्णिया में 1, रोहतास में 8, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 3, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 2, सुपौल में 1 और वैशाली जिला में 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आए दिन मठ मंदिरों की जमीन बेचने की खबर सामने आती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी मठ मंदिरों के जमीन का पंजीकरण करने के आदेश दिए हैं। जब बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि अगर मंदिर और मठ 15 जुलाई तक बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद में अपना पंजीकरण नहीं करते हैं तो फिर उन पर प्रशासनिक विकल्प तलाशने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही राज्य मंत्री ने कहा था कि बिहार में मठ मंदिर की जमीन के मालिक वहां के भगवान ही होंगे। वहां की जमीन महंत या फिर सेवादार के नाम से नहीं होगी। इस जमीन की खरीद बिक्री करना भी गैर कानूनी होगा। इस जमीन को कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता है। नई व्यवस्था के तहत बिहार में मठ मंदिरों की जमीन पर सिर्फ धार्मिक काम ही होगा या दूसरे किसी भी कार्य के लिए वहां की जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सरकार ने जिला प्रशासन को मंदिरों, मठों और न्यासों की सभी संपत्ति की जानकारी 15 दिनों के भीतर BSRTC की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बिहार के पटना से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में एक और बस अड्डा का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ बस अड्डा के निर्माण को लेकर के DPR तैयार किया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम यानी कि बुडको को इस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पटना का ये नया बस अड्डा बिहटा में स्थित कनहौली में बनाया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि बस अड्डे का निर्माण हो जाने से पटना से अन्य जिलों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये पटना का तीसरा सबसे बड़ा बस अड्डा होगा जो लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लाभकारी साबित होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के बेगूसराय, पटना, भोजपुर, बक्सर समेत 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है तथा लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार बिहार के बेगूसराय, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, नवादा, वैशाली, जहानाबाद, औरंगाबाद, शेखपुरा और आसपास के इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। जब कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की भी आशंका नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज किशनगंज और अररिया में जबकि कल सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आज ही पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील की है ताकि इन्हें वज्रपात से किसी तरह की नुकसान न हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सभी मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार सरकार ने सभी जिलों के जिला प्रशासन अधिकारियों को 15 जुलाई तक मठ मंदिरों की जमीन को रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। इसको लेकर के विधि विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भी भेज दिए हैं ताकि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आपको बता दूं कि नई व्यवस्था के तहत बिहार में सभी मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें मंदिरों, मठों और अन्य न्यासों की सभी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जाएगा। जब बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, सभी मठों, सभी ट्रस्टों और सभी धर्मशालाओं को बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत BSRTC के साथ पंजीकृत कराना होगा। इसको लेकर के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में 1000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जहां अगर आप कोल इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं तो आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार IT, BE, BTech,
BSc MSCA निर्धारित किया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और जानकारी हासिल करें। नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ये वेबसाइट है www.coalindia.in। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना में एक और 6 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। बहुत जल्द इस पुल का निर्माण होगा। खबर के अनुसार उत्तर बिहार से पटना के लिए फिलहाल जेपी और गांधी सेतु ही सहारा है, लेकिन जल्द ही जेपी के समानांतर तीसरा एक और 6 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के निर्माण को लेकर के केंद्रीय टीम ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद इस पुल के निर्माण को लेकर के टेंडर निकाला जाएगा। ये पुल जेपी सेतु के समानांतर पटना के दीघा में 4.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस पुल की चौड़ाई 40 मीटर होगी। इसके निर्माण से कई जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा। पटना में ये 6 लेन पुल करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस पुल का निर्माण अक्टूबर में शुरू किया जाएगा और अगले 3.5 सालों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन छात्र छात्राओं ने 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दिया है, उन छात्र छात्राओं की तलाश की जाएगी। यह खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के राजेंद्र नगर में स्थित राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 2022 की शुरुआत किया है। इस अभियान के तहत 8वीं पास करके पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र छात्राओं की घर घर खोज होगी। आपको बता दूं कि बिहार में हर साल 8वीं के बाद 18% छात्र और 17% छात्र 9वीं में दाखिला नहीं लेते हैं। ऐसे छात्रों की अब तलाश की जाएगी और उन्हें 9वीं में दाखिला कराया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में यह अभियान 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समाज के सभी वर्गों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसी को चरितार्थ करता एक मामला बिहार के बक्सर जिला से सामने आया है। जब बिहार के बक्सर जिला के डुमराव में एक युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। युवक से जब पुलिस ने आग लगाने का कारण पूछा तो फिर उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर के पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल युवक किसी काम से जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई। इस बात से गुस्साए युवक ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। जब बीच सड़क पर उसकी बाइक धू धू करके जलती हुई रही। युवक को अपनी बाइक में आग लगाता देख करके वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। जब लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया और फिर युवक को हिरासत में लिया। युवक बिहार के बक्सर जिला के खारोली गाँव का रहने वाला है। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को छोड़ दिया। जब पुलिस ने बाइक में आग लगाने वाले शख्स से पूछा कि उसने अपनी बाइक में आग बीच सड़क पर क्यों लगाई, तो युवक का जवाब था कि हम किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई। क्या करते, उसे आग के हवाले कर दिया। युवक का कहना था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि खरीदारी करने के लिए भी सोचना पड़ता है। जब बाइक में पेट्रोल भरा भरा करके हम परेशान हो गए हैं। आज तो हद हो गई कि पेट्रोल खत्म होने के बाद बाइक अचानक बंद हो गई। मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं उसे स्टैंड करके खड़ा करके आग लगा दिया। युवक ने कहा है कि उसे इसका कोई भी अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है कि अब पेट्रोल खरीदने का झंझट ही खत्म हो गया। इसकी बात को सुनकर के पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने बीते 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम प्रदूषण से निपटने के लिए उठाया है। जहाँ भारत में प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। जहाँ अनुमान के मुताबिक देश में हर साल करीब 14 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कचरा फैल जाता है। जहाँ प्लास्टिक लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। इससे लोग कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक खतरनाक हो सकता है। सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली की फिजिशियन डॉक्टर सोनिया रावत के अनुसार प्लास्टिक हमारी हेल्थ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभावित करता है, नुकसान करता है। जहाँ प्लास्टिक सदियों तक डिकम्पोज नहीं होता है और इससे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन होता है।
इसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। जब बड़ी मात्रा में प्लास्टिक समुद्र में पहुंच जाती है और समुद्र के जीव जंतु प्लास्टिक निकल लेते हैं। जब समुद्र से निकाली गई मछलियां और अन्य सी फूड को खाने से प्लास्टिक के टुकड़े इंसानों के पेट तक पहुंच जाते हैं और आंतों में ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर सोनिया रावत के मुताबिक कई बार खाने पीने की चीज़ों की पैकेजिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है। सभी लोगों को प्लास्टिक की कंटेनर्स में खाने पीने की सामान की पैकिंग करने से बचना चाहिए, और प्लास्टिक की बोतल के बजाय पानी के लिए बांस या फिर कांच के बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक कई बार प्लास्टिक हमारी हेल्थ को डायरेक्ट प्रभावित करती है तो कई बार इनडायरेक्ट तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब प्लास्टिक से वातावरण को गंभीर नुकसान होता है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल रोका जाए तो फिर पर्यावरण में कई तरह का प्रदूषण कम हो सकता है और ये हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और टीवी न्यूज़ एंकर ने जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह करीब एक दशक तक जी न्यूज़ से जुड़े रहने के बाद 1 जुलाई को उन्होंने चैनल को अलविदा कह दिया। यह सुधीर चौधरी सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर थे। 71 लाख ट्विटर फॉलोअर्स, 27 लाख फेसबुक फॉलोअर्स और करीब 7 लाख इंस्टा फॉलोअर्स की फ़ैन संपदा रखने वाले सुधीर चौधरी के इस्तीफे की खबर ने सोशल मीडिया में काफ़ी हलचल मचा दी। यह सुधीर चौधरी के प्रशंसकों ने जहां इस खबर पर मायूसी जाहिर की तो फिर वहीं सुधीर चौधरी आलोचकों ने उनके इस्तीफे को लेकर के चुटकियां ली। हालांकि ज़्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने सुधीर चौधरी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ पर अपने प्रोग्राम DNA के लिए काफ़ी चर्चित थे, मशहूर थे। उनके फॉलोअर्स ट्वीट करके उन्हें लिख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में वे उन्हें मिस कर रहेंगे। सुधीर चौधरी भी अपने कई फॉलोअर्स और फिर शुभचिंतकों को सोशल मीडिया के जरिए आभार जता रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से अपने कई फॉलोअर्स के वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और लिखा है कि जल्द मिलेंगे। सुधीर चौधरी के इस्तीफे की खबर के बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि सुधीर चौधरी अपना खुद का नया चैनल लाने वाले हैं, तो कुछ यूजर्स ने लिखा है कि वे जल्द किसी दूसरे चैनल पर दिखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जहां उन्होंने कहा है कि जो इनके विचार के खिलाफ होता है उनके पीछे मीडिया, ईडी, सीबीआई और पुलिस लग जाती है। राहुल गांधी ने कहा है कि वे ईडी द्वारा 5 दिन तक पूछताछ को एक मेडल के रूप में देखते हैं। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने भाजपा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर रोज देश में नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक जो कोई भी उनके विचार के खिलाफ जाता है उसके पीछे मीडिया, ईडी, सीबीआई और पुलिस को लगा दी जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के केरल दौरे पर हैं। ऐसे में वे शनिवार को वायनाड में अपने कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं कि लगातार बढ़ते तेल की कीमतों से परेशान बिहार के उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बड़ी राहत प्रदान की गई है। बिहार के अधिकतर जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार, मोतिहारी, लखीसराय, नालंदा, सीतामढ़ी समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। पूर्णिया में तेल की कीमतों में लगभग 1 रुपये की कमी आई है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर कमी की गई है। मुजफ्फरपुर में भी पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के 28 पैसे प्रति लीटर कम हो गए हैं। जब भागलपुर में पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। हालांकि गया, बक्सर सहित आधा दर्जन जिलों के उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली है। जब गया, बक्सर, बांका, गोपालगंज, मधुबनी समेत मधुबनी, समस्तीपुर, सारण, सुपौल और वैशाली जिले में तेल के दामों में हल्की बढ़ोतरी हुई है। वहीं शिवहर, शेखपुरा, मुंगेर, खगड़िया, दरभंगा, अरवल, अररिया और बेगूसराय जिले में तेल के दाम रविवार को स्थिर थे। आपको बता दें कि पिछले 2 माह से तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये जो घट बढ़ हो रही है ये स्थानीय स्तर पर घट बढ़ हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि आगामी 14 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर के बिहार, झारखंड की सरकारें तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं श्रावणी मेले को देखते हुए कांवरियों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अलग अलग स्टेशनों से 3 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। श्रावणी मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे पटना, गया और रक्सौल से भागलपुर और ZCD के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। जहाँ पूर्व मध्य रेलवे के
डीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि विभाग ने 3 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये ट्रेनें पटना, गया और रक्सौल से चलेगी। रक्सौल से भागलपुर और गया से जसीडीह के लिए सप्ताह में 5 दिन मेला इस स्पेशल ट्रेन चलेगी। जहाँ वही पटना के जसीडीह के बीच रोजाना एक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जहाँ इनका संचालन 12 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। हालांकि गाड़ी संख्या और फिर ट्रेन का समय अभी तक तय नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो रहा था। जहाँ इस साल फिर से इस विश्व प्रसिद्ध मेले को शुरू किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार मेले में आने वाले कांवड़ियों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस मेला का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। आगामी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचेंगे, जहां वे बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के लिए जाएंगे। जहां इसके साथ ही वे श्रावणी मेला का भी शुभारंभ करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में होने वाली एक्यूट डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, बुखार और मलेरिया सहित 33 प्रकार की संक्रामक बीमारियों के आउटब्रेक का रियल टाइम अपडेट अब नेशनल पोर्टल पर होने लगा है। 1 जुलाई से इन बीमारियों को एएनएम से लेकर के चिकित्सक और फिर लैब टेक्नीशियन अलग अलग फॉर्म से इसे नेशनल पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इससे जिला स्तर पर राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक किसी खास क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक सिर्फ 12 प्रकार की बीमारियों के आउटब्रेक होने के बाद उसे इंटीग्रेट डिजीज सर्विस लांस पोर्टल पर अपलोड किया जाता था। जब कोरोना काल के बाद ये महसूस किया जाने लगा है कि किसी भी राज्य में बीमारियों की आउटब्रेक की रियल टाइम सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल तैयार किया जाए। अब इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर गांव-गांव में काम करने वाली एएनएम से लेकर के ऊपर तक के डॉक्टरों को बीमारियों की रियल टाइम अपडेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एएनएम को जितने प्रकार के बुखार होते हैं उनको एक खास फॉर्म में अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से पीएमसीएच पर चिकित्सा द्वारा भी बीमारियों के आउटब्रेक की सूचना को दर्ज किया जाना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सुबह सुबह चलती ट्रेन के इंजन में आग लग गई। चलती ट्रेन के इंजन से धुएं का गुबार उठा देखकर के यात्रियों में हरकंप मच गया। जब ट्रेन के गार्ड ने इसकी जानकारी तुरंत चालक दल के सदस्यों को दी और ट्रेन तत्काल रुकवाई। इस घटना में किसी भी यात्री को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक नरकटियागंज जाने वाली सवारी गाड़ी रविवार की सुबह 5:10 पर रक्सौल स्टेशन से रवाना हुई थी। ये सवारी गाड़ी भोलाही स्टेशन के आउटर के पास पहुंची थी और इसी बीच इसके इंजन से धुआं उठा दिखा। इंजन से धुआं उठा देख करके सवारी गाड़ी के गार्ड ने इसकी जानकारी तुरंत चालक दल सदस्य को दी। इंजन के पिछले हिस्से में आग लग जाने की जानकारी मिलते ही चालकों ने सवारी गाड़ी को भोलाही स्टेशन के पास रोक दिया। हालांकि इस ट्रेन के इंजन में आग कैसे लगी है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 5 सालों में वज्रपात से लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। अगर इस मानसून की बात करें तो लगभग 80 से अधिक लोगों की वज्रपात की वजह से जान गई है। इस बढ़ते वज्रपात को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट को हर घंटे जिलों को भेज रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में वज्रपात से होने वाली जान कम से कम जा सके। विभाग के मुताबिक जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वज्रपात की संभावना बढ़ जाती है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन ने सरकारी अधिकारी और फिर जनप्रतिनिधियों को एसएमएस से अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है ताकि लोग वज्रपात से सुरक्षित हो सके। आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश पर बिहार में वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए हर जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में वीडियो क्लिप, ऑडियो और एसएमएस का उपयोग हो रहा है ताकि लोग वज्रपात से अलर्ट हो सके। लोगों से अपील की गई है कि वे बचाव के उपाय को अपनाएं और फिर अपनी जान की सुरक्षा खुद करें। अब बात करते हैं कि आखिर वज्रपात से आप अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। तो बात करते हैं कि बारिश या फिर वज्रपात के वक्त खेती से जुड़े कार्य को तत्काल बंद कर दें। तालाब, नदी, नहर या फिर किसी भी जल निकाय में जानवरों को धोने या फिर मछली पकड़ने गए हों तो फिर ये कार्य बंद कर दें। नौका का परिचालन बंद कर दें। यदि घर के अंदर हो तो फिर छत पर ना जाएं। यदि आप घर में हैं तो फिर खिड़की के पास या फिर दरवाजे के बाहर ना खड़े हों। बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल दें या ऐसी वस्तुएं जो बिजली के सुचालक हैं उससे दूर रहें, जैसे प्लग, फ्रीज आदि। लोहे की पाइप को ना छुएं। नल से बहते पानी का उपयोग ना करें। धातु से बनी छत वाले घर के अंदर शरण ना लें। बच्चों को खुले स्थानों पर ना जाने दें। स्थानीय रेडियो, मोबाइल फोन या फिर अन्य संचार के स्थानों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाना के अंतर्गत नेपाली नगर दीघा के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान रविवार की सुबह शुरू किया गया। यहाँ विरोध को देखते हुए करीब 4 थानों की पुलिस के साथ 2000 पुलिस फोर्स आसपास के इलाकों में तैनात हो गई। जब प्रशासन फिलहाल करीब 20 एकड़ में बने 70 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये पूरा विवाद करीब 1024 एकड़ जमीन का है, जिस पर अब सैकड़ों मकान बन चुके हैं। इन मकानों में नेता, मंत्री, जज और IAS IPS के भी ठिकाने शामिल है। दोस्तों खबर बेतिया से है, जहां बीते शनिवार को लुटेरों ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। जहां चेहरे पर नकाब पहनकर के आए लुटेरों ने इस दौरान बैंक से 3,76,000 रुपये लूट करके फरार हो गए। जहां घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस CCTV की मदद से लुटेरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जहां घटना को लेकर के मिली जानकारी के अनुसार शहर के न्यू बस स्टैंड के पास स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में हथियारों के साथ बदमाश घुस गए और लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान लुटेरों ने न सिर्फ बैंक के कैश काउंटर में रखे 3,76,000 लूट लिए, बल्कि वहां आए एक ग्राहक से भी 9,500 और फिर मोबाइल छीन लिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की पहल शुरू हो गई है। बिहार की ग्रामीण आबादी के सबसे नजदीक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार 5690 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और 534 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन अस्पतालों के निर्माण का लक्ष्य 2025-26 रखा गया है। इन अस्पतालों का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा की प्राप्त राशि से किया जाना है। इनके अलावा बड़े 18 जिलों में 100 बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 20 छोटे जिलों में 50-50 बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे। स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार बिहार में प्रति 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की आवश्यकता है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से 2025-26 तक 3150 और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण कराना है। इसके अलावा 201 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के तहत सभी जिला अस्पतालों में 32 से 42 बेड के पीडियाट्रिक केयर यूनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त 20 बेडों की व्यवस्था की जाएगी। जहां इस राशि से बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 30-30 ICU बेड और जिला अस्पतालों में 10-10 बेडों का ICU का निर्माण कराया जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बिहार में कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। अगर विपक्षी सामंजस्य कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सरकार बनाने की पहल की जाए तो फिर बिहार में एक बेहतर सरकार बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि NDA में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लगातार JDU और BJP के नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। अब ऐसा लग रहा है कि NDA में बहुत जल्द ही टूट होने वाली है। आपको बता दूं कि AIMIM के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पहले ही 75 विधायक हमारे थे, इसके बाद 1 सीट हमने बोचा जीती। RJD के 76 सीट हो गए, जहां अब 4 विधायक जो AIMIM के थे वे हमारे साथ आ गए। इसके साथ ही RJD के विधायकों की संख्या 80 हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए थे, जिसको लेकर के अब पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी तय है। शनिवार को निगरानी स्पेशल जज मनीष द्विवेदी ने अभियुक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वही मामले की जांच में जुटी निगरानी के SVU की टीम ने निगरानी कोर्ट में पिछले दिनों एक आवेदन देकर के अभियुक्त पूर्व कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए वारंट का अनुरोध किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्जी पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दूं कि पूर्व कुलपति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। जहां उनके गोरखपुर में स्थित आवास पर SVU की टीम ने छापेमारी करके करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति का खुलासा किया था। छापेमारी में 90 लाख रुपए नगद, विदेशी नोट समेत लाखों रुपए के गहने और जेवरात बरामद किए थे। हालांकि SVU की टीम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछताछ नहीं कर पाई थी।
दोस्तों बात करते हैं कि अभिनेता सोनू सूद की मदद से नवादा की रहने वाली छोटी बच्ची चौमुखी कुमारी ऑपरेशन के बाद अपने घर लौट आई है। चार हाथ पैर के साथ पैदा हुई चौमुखी कुमारी का कुछ दिन पहले ही सोनू सूद ने ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद इसके अलग से अंग को शरीर से अलग कर दिया गया था। जिसके बाद अब अपने गाँव पहुंची मासूम बच्ची की तस्वीरों को देख करके यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वही बच्ची है। अभिनेता सोनू सूद ने खुद इसकी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बीते सर्जरी के बाद शुक्रवार को चौमुखी कुमारी अपने गांव हेमदा गांव पहुंची थी। गांव पहुंचने पर बच्ची को देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं शनिवार को अभिनेता सोनू सूद ने एक पत्रकार के ट्वीट पर दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर लिख करके रीट्वीट किया। ट्वीट में चौमुखी की दो तस्वीर फ्रेम को शेयर किया गया था, जिसमें एक सर्जरी से पहले की तस्वीर है और दूसरी सर्जरी के बाद की तस्वीर है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर है। चौमुखी को नई जिंदगी मिलने के बाद परिवार वाले और ग्रामीण सोनू सूद को महान मान रहे हैं। आपको बता दूं कि नवादा के वारिसलीगंज के हेमदा गांव के बसंत पासवान की बेटी को जन्म से ही 4 हाथ और 4 पैर के साथ जन्म लिया था। गरीबी की वजह से बसंत अपनी बेटी का सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे थे। इस बीच सोनू सूद ने फिर से एक बार बिहार की बच्ची की मदद करके उसे नया जीवन दिया। उनकी बेटी की इस स्थिति की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने सहायता का आश्वासन दिया था और वहां के परिवार और फिर मुखिया से संपर्क किया था। बच्ची चौमुखी की सर्जरी के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने उन्हें मुंबई बुलाया था। जब मुंबई में चौमुखी का जाँच पड़ताल किया गया, बाद में सूरत के हॉस्पिटल में उसका सफल ऑपरेशन हुआ। चौमुखी को सोनू सूद ने न सिर्फ नई जिंदगी दी, बल्कि पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। चौमुखी के इलाज के बाद सोनू सूद ने उसके सभी भाई बहनों को बेहतर शिक्षा का भरोसा दिलाया। एक और जहां इलाज के बाद चौमुखी का जिंदगी बदल गई, वहीं शिक्षा से अब तकदीर बदलने की नींव पड़ गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।